Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi, and in today's video lecture, we are going to learn about air masses. आज हम air masses पढ़ेंगे. शुरू करते हैं हमारा आज का video lecture. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. सबसे पहले तो जानते हैं कि air masses actually में होता क्या है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जैसे एक एयर मासेस क्या है, एक बहुत बड़ी एयर की जो बॉडी है, इट्स इमेंस बॉडी ऑफ एयर, एक बहुत बड़ा एयर का पार्सल समझ लो, जो कि ऑलमोस्ट एक सब कॉन्टिनेंट को कवर कर ले, इतना बड़ा. और जिसका एल्टीट्यूडनल मतलब एक्सटेंशन भी अगर आप देखो तो 8 to 12 किलोमीटर्स तक रहता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ट्रोपोपॉज तक जो कि एक्सटेंड करता हो. तो इतना बड़ा एक एयर की बॉडी, इतना बड़ा एक एयर का जो पैकेट है, जो कि ऑलमोस्ट एक सब कॉन्टिनेंट को कवर कर ले, जिसका एक्सटेंशन ट्रोपोपॉज तक है, वो हम उसकी बात कर रहे हैं. वो होता है एयर मास. ठीक है. अब एयर मास जो है, इसके अंदर इसके अब हम अगर ये देखें एयर मास का ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर हो गया, राइट, एंड टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी हो गई, लैप्स रेट हो गई, ये मोर और लेस सिमिलर होती है. सपोज अगर हम एक वार्म एयर मास की बात कर रहे हैं, राइट, तो अगर हम एक वार्म एयर मास की बात कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर कितना है कि मतलब कि सपोज हम मानते हैं 25 डिग्रीज का टेम्परेचर है. 25 डिग्रीज का टेम्परेचर है, तो अब इसके ऊपर 23 डिग्री, फिर उसके ऊपर यहाँ पे 21 डिग्री. तो इस तरीके से क्या है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, उसके अंदर टेम्परेचर जो है और ह्यूमिडिटी है, लैप्स रेट है, वो क्या रहेगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कुल मिलाकर के वो होमोजेनस रहती हैं, वो सेम रहती हैं. ठीक है ना. तो वो होता है एयर मास. So air mass is an immense body of air having more or less homogeneous physical property in terms of temperature, specific humidity, lapse rate in its horizontal column. जबकि vertical gradients जो है वो steep होते हैं, ध्यान रखना. ठीक है ना. इसके vertical gradients steep होते हैं, but horizontal column में अगर हम देखें तो वो gradients जो है वो steep होते हैं. एयर मासेस जो है ये सेकेंडरी सर्कुलेशन है, एम्बेडेड इन द प्रीवेलिंग विंड्स. जब हम विंड्स पढ़ते हैं तब हम वहां पे देखते हैं ना कि प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्कुलेशन. तो प्राइमरी सर्कुलेशन के अंदर कौन सी आ जाती हैं? प्राइमरी सर्कुलेशन के अंदर प्लैनेटरी विंड्स आ जाती हैं. प्लैनेटरी विंड्स कौन सी? जिसमें कि ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, राइट, और आपकी ईस्टर्लीज हो गई. तो ये प्राइमरी सर्कुलेशन है, ये प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, जो कि थ्रू आउट ईयर प्रिवेल करती हैं, राइट. और ये जो एयर मासेस हैं, ये सेकेंडरी सर्कुलेशन होते हैं. यानी कि इन प्राइमरी विंड जो सर्कुलेशन, ये जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, इनके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं. इन्हीं के द्वारा इसकी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड होती है. अब जैसे एयर मासेस हो गए, जेट स्ट्रीम्स हो गए, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉनसून विंड्स हो गई, ये सारे के सारे क्या है, ये सेकेंडरी सर्कुलेशन है. ये एक अब ये एयर मासेस जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाए जाएंगे, वहां की जो प्रिवेलिंग विंड्स है उसके द्वारा. तो ये उसी के अंदर एम्बेडेड होकर के, उसी के अंदर एम्बेड होकर के ये क्या करते हैं, जाते हैं. ठीक है. तो इसकी जो डायरेक्शन है वो उसी के द्वारा डिसाइड की जाती है. तो एयर मासेस जो है हमने देख लिया कि सेकेंडरी सर्कुलेशन होते हैं, एम्बेडेड इन द प्रिवेलिंग विंड्स. अब जैसे ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं, राइट, तो वो जो प्लैनेटरी विंड्स है उनके द्वारा लेकर के जाएंगे कहाँ पर, जो जो मतलब कि वेस्टर्लीज है उसके द्वारा वो लेकर के जाएंगे अपने जो टेम्परेट रीजन है वहां पर. और जबकि टेम्परेट रीजन पे जो कोल्ड एयर मासेस हैं, वो ईस्टर्लीज के द्वारा वहां से जो पोलर रीजन है उसके जो कोल्ड एयर मासेस हैं वो ईस्टर्लीज के द्वारा लेकर के आए जाएंगे कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर. और ये हीट और मॉइस्चर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. जो एयर मासेस हैं वो क्या करते हैं, हीट और जो मॉइस्चर है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इट्स मासेस. एयर मासेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हीट एंड मॉइस्चर को फ्रॉम लैटिट्यूड दस मेंटेनिंग द लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस. एक तो जो एयर मासेस जो है, क्योंकि अब इतने बड़े एक्सटेंसिव एयर के पार्सल्स हैं, तो जहां पे ये बनेंगे ये अपने सोर्स रीजन का जो टेम्परेचर है, जो वहां की मतलब आप कह सकते हो जो वेदर कंडीशंस हैं वो लेकर के जाते हैं दूसरे रीजन में. यानी कि जो हीट और
जो मॉइस्चर इस एयर मास के अंदर प्रेजेंट है, ये इसे ट्रांसपोर्ट करके लेकर के जाएगा दूसरे रीजन में। अगर एक वार्म एयर मास है और वो अगर एक कोल्डर रीजन के अंदर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वार्मर कंडीशन लेके आएगा इस कोल्डर रीजन में। और जो कोल्ड एयर मास है, जब ये वार्म रीजन के अंदर आते हैं, तो ये अपनी जो सोर्स रीजन की यानी कि कोल्डर कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर लेकर के आते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, या फिर आप कह सकते हो लोअर लैटिट्यूड्स में। तो इस प्रकार से एक लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को मेंटेन करते हैं एयर मासेस। ये एक्सटेंसिव एयर पार्सल होते हैं, हम देख चुके हैं, एक्सटेंडिंग अप टू ट्रोपोपॉज। किसी एयर मास को कोल्ड एयर मास कब कहा जाएगा भाई? किसी एयर मास को कोल्ड एयर मास हम तब कह सकते हैं कि जब उसके नीचे का जो ये टेम्परेचर है, जो अंडरलाइंग सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है वो अगर उस एयर मास के टेम्परेचर से कम है, तब तो वो कोल्ड कहलाएगा। ठीक है, तो कोल्ड एयर मास जो है, कब ये कोल्ड एयर मास के रूप में डेजिग्नेट होगा, जब इसका टेम्परेचर जो है इज लोअर देन द अंडरलाइंग सरफेस। और अगर इसका टेम्परेचर अंडरलाइंग सरफेस से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये एक वार्म एयर मास कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये देखो, ये यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने यही बता रखा है। एक मिनट, ये ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में हमने देखा ये वार्म एयर मास है, और यहाँ पे फिर टेम्परेट रीजन में कूल एयर मास, एंड पोलर रीजन में एज सच कोल्ड एयर मास। अब दो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो एयर मासेस होते हैं, जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं, तो इनमें फिजिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज में इतना कॉन्ट्रास्ट होता है, उस वजह से इजीली मिक्सिंग नहीं होती। तो वहां पे क्या बनते हैं, फ्रंटल जोन्स, वहां पे फ्रंट्स क्रिएट होंगे। खैर, फ्रंट्स हमारा नेक्स्ट ही टॉपिक है, हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में फ्रंट्स ही पढ़ने वाले हैं, तब वहां पे इसे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि दो एयर मासेस जो हैं, उनके बीच का ये जो जोन है, वो क्या कहलाता है, फ्रंटल जोन। अब 50-60 डिग्री लैटिट्यूड के करीब, सो दिस इज द टेम्परेट फ्रंटल जोन, और अगर ये 75 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के करीब है, तो आर्कटिक जो फ्रंटल जोन है वो इस तरीके से बनता है। नाउ कम टू कंडीशंस ऑफ ओरिजिन। अब ये एयर मासेस जो है, क्या ये हर जगह बन जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इनके ओरिजिन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब वो कंडीशंस अगर होंगी, तभी ये इतने बड़े एयर के मासेस जो हैं वो बन पाएंगे। क्या कंडीशन है? एक तो इसके लिए आपको जेंटल सरफेस चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से माउंटेनस सरफेस है, अगर रगेड टोपोग्राफी है, माउंटेनस सरफेस है, तो वहां पे क्या होगा, लेयर्स जो होती है ना, अब एयर मास के अंदर, वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी। सपोज दिस इज द एयर मास, तो इसके अंदर अब एक लेयर्स डेवलप होंगी ना, ये तो ये अच्छे से डेवलपमेंट इन लेयर्स का नहीं हो पाता। इस वजह से इसके लिए एक जेंटल स्लोप चाहिए होता है, एक होमोजेनस सरफेस चाहिए होती है, स्लोप भी जेंटल चाहिए होता है। सोर्स रीजन जो है वो माउंटेनस या रगेड नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा क्या होना चाहिए कि ग्राउंड सरफेस पे जहां पे एयर मासेस बन रहे हैं, वहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए। हाई प्रेशर क्यों होनी चाहिए? आपको पता है हाई प्रेशर कंडीशंस कब होती है? स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि हम यहाँ पे स्टेबल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, यानी कि एयर जो है वो क्या कर रही है, सिंक कर रही है ना। और यहाँ पे कन्वेक्शन एक्टिविटीज नहीं होंगी, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। इस वजह से हाई प्रेशर कंडीशंस चाहिए होती हैं सोर्स रीजन पर, क्योंकि हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी तो इंस्टेबिलिटी नहीं होगी और कन्वेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एंटी साइक्लोनिक फ्लो ओवर द ग्राउंड एंड कन्वर्जेंस नियर द ट्रोपोपॉज। हमें पता है कि जब हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं ना कि ग्राउंड सरफेस पे एंटी साइक्लोनिक फ्लो डाइवर्जेंस अगर नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर जाकर के क्या होगा, कन्वर्जेंस होगी। यहाँ पे अगेन दिस इज द डाइवर्जेंस, अगर यहाँ पे एयर डाइवर्ज कर रही है, तो फिर ये ऊपर जाकर के कन्वर्ज करेगी। तो वही चीज है कि एंटी साइक्लोनिक फ्लो तो चाहिए ग्राउंड सरफेस पे, और कन्वर्जेंस होना चाहिए इन द जो मतलब ट्रोपोपॉज के पास में, या आप ये कह सकते हो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्जेंस। तो अपर एटमॉस्फेयर में कन्वर्जेंस और ग्राउंड लेवल पे डाइवर्जेंस। ट्रांसफर जो है हीट का और मॉइस्चर का, वो कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लेयर्स हैं, है ना, उसके अंदर जैसे सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से हीट ट्रांसफर हुई इसकी लोअर लेयर के अंदर, जो ये है अपनी जो एयर मास है, और उसकी लोअर लेयर से ऊपर वाली लेयर के अंदर हीट का ट्रांसफर हुआ। तो ये जो हीट का और मॉइस्चर का जो ट्रांसफर है, ये किसके थ्रू होना चाहिए, कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए। अब हमें पता है कंडक्शन और कन्वेक्शन क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो,
कंडक्शन आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि जैसे एक होता है ना, चाय का पैन है सब, है ना? ये एक पैन है जिसके अंदर हमने जिसमें ये हैंडल लगा हुआ है मेटल का। अब जब आप इसको गर्म करते हो तो क्या होगा, जब आपने इस पैन को गरम किया तो इसका जो मेटल वाला जो हैंडल है वो भी अपने आप क्या हो जाता है, थोड़ी सी देर में गर्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर है इस पैन से इस हैंडल में, वो हुआ है कन्वेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। यानी कि दो बॉडीज हैं, एक है वार्म बॉडी और एक है कोल्ड बॉडी। जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे कांटेक्ट में आती है तो हीट का जो ट्रांसफर है वो वार्मर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हीट का मतलब कि ट्रांसफर है वो डायरेक्टली थ्रू मैटर होता है। इसमें मतलब ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स है, जो मैटर है, उसकी मूवमेंट की जरूरत नहीं होती। जबकि कन्वेक्शन मैकेनिज्म क्या है, अब सपोज यही जो पैन था आपका, यही जो पैन था, इसके अंदर पानी है। ठीक है, हमने इसको गर्म किया, हमने इसको यहाँ पे नीचे से गर्म किया। अब ये क्या होगा, ये जो पानी है ये मॉइस्चर के रूप में ये इवेपोरेट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप देखोगे कि ये और गर्म होता जाएगा तो धीरे धीरे ये पूरा जो पानी है ये पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, है ना? तो कन्वेक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, कन्वेक्टिव करंट्स बनते हैं और इसमें जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, थ्रू द पार्टिकल्स देमसेल्व्स। इसमें इसमें मैटर का जो मतलब पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कंडक्शन और कन्वेक्शन को समझ सकते हैं। अब एयर मासेस जो हैं उनके बनने के लिए 5 to 7 डेज की एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। 5-7 दिन तक बिल्कुल एटमॉस्फेरिक काम कंडीशंस होनी चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, जिससे कि आराम से जो एयर्स हैं जो मतलब कि लेयर्स हैं, इतना बड़ा एयर पैकेट है तो उसकी जो लेयर्स हैं वो आराम से मतलब कि इसमें बन जाए। ठीक है, लेयर फॉर्मेशन हो जाए। तो ये सब चीजें हैं, 5 to 7 डेज ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एक बार जब ये एयर मासेस बन जाते हैं उसके बाद में जो प्रिवेलिंग विंड्स या वेस्टर्लीज हैं तो ये वेस्टर्लीज के द्वारा ड्रिफ्ट कर लिए जाएंगे। अगर ये पोलर रीजन के अंदर है, ईस्टर्लीज हैं वहां पर, तो वहां से ये ड्रिफ्ट करा के ले आए जाएंगे आपकी जो लोअर लैटिट्यूड्स है वहां पर। तो एक बार एयर मास बन जाता है, 5-7 डेज लगता है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे 5-7 डेज ही दे रखी है। तो 5-7 डेज इसमें एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब ये पूरा बन जाता है फिर उसके बाद में जो प्रिवेलिंग विंड्स है उनके द्वारा ये ड्रिफ्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है और ये जहां पे भी एयर मासेस जाएंगे ये अपने सोर्स रीजन की जो मतलब कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस हैं, जिस रीजन में ये बने थे उस रीजन की वेदर कंडीशंस लेकर के जाएंगे। इनका एल्टीट्यूडनल एक्सटेंड हम देख चुके हैं, 8 to 12 किलोमीटर, डायामीटर 1600 to 3200 किलोमीटर तक इसका डायामीटर हो। अब एयर मासेस का क्लासिफिकेशन देखो, एयर मासेस को अगर हम क्लासिफाई करें तो जियोग्राफिकल और थर्मोडायनेमिक, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका होता है। जियोग्राफिकल मॉडिफिकेशन के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं और थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन के हिसाब से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। अगर हम जियोग्राफिक मॉडिफिकेशन के हिसाब से देखें तो पोलर एयर मासेस होते हैं और ट्रॉपिकल एयर मासेस होते हैं। ये फर्दर डिवाइड होते हैं कॉन्टिनेंटल मेरीटाइम और ट्रॉपिकल भी कॉन्टिनेंटल मेरीटाइम में। तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो 4 प्रकार के एयर मासेस होते हैं। कौन कौन से एयर मासेस है, इसमें आ जाता है कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एंड मैरीटाइम ट्रॉपिकल। ठीक है, ये 4 एयर मासेस ज्योग्राफिकल मॉडिफिकेशन के हिसाब से मतलब क्लासिफिकेशन है। 4 टाइप के एयर मासेस होते हैं, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, ट्रॉपिकल, ये अपने कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एंड मैरीटाइम ट्रॉपिकल। थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिकली एयर एयर मासेस जो है उसे हम वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के रूप में डिवाइड करते हैं। अब ये क्या है, डायनामिक है, यानी कि जब एयर मास एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल होकर के जाते हैं तो फिर वो कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं। अगर वो इफ दे हीटेड फ्रॉम बिलो और इफ दे गेट कोल्ड फ्रॉम बिलो तो इस तरीके से उनमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो 16 टाइप के एयर मासेस होते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। एक तो वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, उसको हम वापस अगर डिवाइड करें, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये मैं इसको मेन पीडीएफ में इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, अभी यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेबल।
स्टेबल हो गया, अनस्टेबल, वही वाली स्लाइड, ये भी अगेन स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्टेबल एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल। ये जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप समझने के लिए देख लीजिए। स्टेबल अनस्टेबल, वार्म एयर मास को भी हम दो से डिवाइड करते हैं, स्टेबल अनस्टेबल और कोल्ड एयर मास भी स्टेबल अनस्टेबल। अब 16 कैसे हुए, हमें ध्यान है ज्योग्राफिकली हमने देखे थे 4 टाइप के एयर मासेस। वो कौन कौन से थे उसमें, अगर हम पहला एयर मास देखें तो वो कौन सा था, कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर था ना। अब इस कॉन्टिनेंटल पोलर के 4 टाइप हो जाएंगे। इसमें देखो कैसे हो गया, कॉन्टिनेंटल पोलर, फिर वार्म स्टेबल, ये वार्म और स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्टेबल, ये तो पहला हो गया। फिर उसके बाद में कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल, दिख रहा है आपको यहाँ पे वार्म अनस्टेबल। इसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, कोल्ड को हम के से डिपिक्ट करते हैं, कोल्ड स्टेबल, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अनस्टेबल, क्लियर है। इस तरीके से हम बाकी के जो एयर मासेस है उनको ही बना लेते हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर हो गया, उसके बाद में हमने कौन सा देखा था, कॉन्टिनेंटल पोलर के बाद में मैरीटाइम पोलर, है ना, मैरीटाइम पोलर। मैरीटाइम पोलर के भी 4 हो जाएंगे। अब कैसे, मैरीटाइम पोलर वार्म स्टेबल, मैरीटाइम पोलर वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम पोलर, टी कैपिटल है, ठीक है ना, मैरीटाइम पोलर के कोल्ड, ये भी कैपिटल है और ये फिर स्मॉल है, स्टेबल, मैरीटाइम पोलर कोल्ड अनस्टेबल। इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल। समझ गए ना बनाना ये कैसे, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल था उसके अंदर हमने देख लिया वार्म और स्टेबल, वार्म और अनस्टेबल। इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड और स्टेबल, और कोल्ड और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड और अनस्टेबल। इसी तरीके से मैरीटाइम ट्रॉपिकल आ जाएगा, मैरीटाइम ट्रॉपिकल में मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल एंड मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल। तो इस तरीके से 16 एयर मासेस जो हैं, थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन के बेसिस पे टोटल कितने एयर मासेस हो गए, ये टोटल हो गए 16 एयर मासेस, ये 16 एयर मासेस हो गए। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो मेन, जो मतलब 7 मेजर एयर मासेस हैं उसको हम यहाँ से कवर करते हैं। ये प्रिंसिपल एयर मासेस हैं, जो 4 एयर मासेस बताए थे, उसी को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जो 7 ये जो मेजर एयर मासेस है इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विंटर टाइम कॉन्टिनेंटल पोलर, विंटर टाइम कॉन्टिनेंटल पोलर। अब इससे आपको क्या समझ, सबसे पहले तो कॉन्टिनेंटल पोलर देखो, हम कौन से रीजन की बात करें, इधर मैप में आ जाओ। हम मैप में कॉन्टिनेंटल पोलर में ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल पोलर दिखा रखा है, कॉन्टिनेंटल पोलर में कौन सा रीजन हो गया, कौन सा रीजन हो गया, साइबेरिया का रीजन आ गया, कनाडा का रीजन आ गया, उसके अलावा यहाँ पे ग्रीनलैंड का रीजन आ जाता है, स्कैंडिनेविया जो है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वो रीजन आ जाता है, अंटार्कटिका जो है वो आ जाता है, कॉन्टिनेंटल पोलर के अंदर आ जाएगा ये। तो कॉन्टिनेंटल पोलर में ये जो पोलर रीजन है, ये जो आपका 60 डिग्री से ऊपर की जो लैटिट्यूड के जो रीजन हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल पोलर के अंदर, अब इसमें कॉन्टिनेंटल पोलर में भी 2 होंगे, एक होगा विंटर टाइम और एक होगा समर टाइम, विंटर टाइम और समर टाइम। विंटर टाइम समर टाइम से आप क्या समझे कि विंटर टाइम में क्या होता है कि जब, अब विंटर टाइम है तो समझो कि ये जो एयर मास है ये एक तो कॉन्टिनेंटल है, तो यानी कि क्या होगा, कॉन्टिनेंटल है, ड्राई है, ठीक है, और पोलर है तो कोल्ड है, ठीक है ना, और विंटर टाइम है तो वैसे ही ठंडक है। तो विंटर के टाइम में इस तरीके के जो एयर मास हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई होती हैं। जब ये जो मतलब एयर मासेस है, जब ये वार्मर सरफेस की तरफ मूव करेंगे, वार्मर एरिया के अंदर जो वार्मर सरफेस है वहां पर अगर ये मूव करेंगे तो ये क्या होंगे, नीचे से वार्म हो जाएंगे, वार्मर सरफेस के ऊपर आ गए, सरफेस लिख देती हूँ यहाँ पे, वार्मर सरफेस के आगे, तो दे गेट हीटेड फ्रॉम बिलो। और जब ये हीटेड होंगे नीचे से, जब ये मतलब हीटेड फ्रॉम बिलो होंगे, तब इनमें क्या होगा,
वर्टिकल ट्रांसफर होगा हीट एंड मॉइस्चर का, वर्टिकल ट्रांसफर होगा हीट एंड मॉइस्चर का। तो अब अगर इसमें मॉइस्चर ज्यादा है तब तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाएंगे, और अगर मॉइस्चर कम है तो स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स बन जाएंगे। क्यूमुलोनिम्बस कब बनेंगे? जब मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर क्या है? हाई है। और स्ट्रैटोक्यूमुलस कब बनेंगे? जब मॉइस्चर क्या है? कम है। क्लियर है? तब इस तरीके के क्लाउड्स बन जाएंगे यहाँ पे। समर टाइम कॉन्टिनेंटल पोलर, अब कॉन्टिनेंटल पोलर है तो सोर्स रीजन तो वही हमारा सेम है कि जो साइबेरिया वाला हो गया, कनाडा का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, हमने ये रीजन देखा था। तो सोर्स रीजन सेम है। अब समर टाइम है, समर टाइम का मतलब क्या है कि अब अगर ये कोल्डर सरफेस पे, अब अगर यही वाला एयर मास है, ये अगर किसी कोल्डर रीजन के ऊपर, कोल्डर सरफेस के ऊपर मूव करेगा, ये एयर मास, ये कूल सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब जब ये, सो इट गेट कोल्ड फ्रॉम बिलो, ये नीचे से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होगा तो वर्टिकल ट्रांसफर नहीं होगा हीट का, तो अब यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे लो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे, लो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। और हेवी, जो हैवी रेनफॉल है वो नहीं हो। फिर हम बात करते हैं मैरीटाइम पोलर और विंटर टाइम मैरीटाइम पोलर और समर टाइम मैरीटाइम पोलर की। मैरीटाइम की अगर हम बात कर रहे हैं पोलर की, तो अब आप देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है मैरीटाइम पोलर। कौन से रीजन की है? समझ में आ रहा है कि जो मिड लैटिट्यूड्स 40 टू 60 डिग्री के बीच का जो ये ओशियानिक रीजन है, ये सारा मैरीटाइम पोलर है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मैरीटाइम पोलर, ये पूरा मैरीटाइम पोलर है, अटलांटिक के अंदर, पैसिफिक में, और यहाँ पे साउदर्न ओशन में, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारा मैरीटाइम पोलर रीजन है। अब इस टाइप के जो एयर मासेस होते हैं, इनमें क्या होता है कि इस टाइप के एयर मासेस में जो वाटर वेपर है वो बहुत ज्यादा मतलब कंपेयर कंपेयर टू जो 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 मैरीटाइम ट्रॉपिकल है, उनके कंपैरिजन में इनमें जो मतलब वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है, वो उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये मॉडरेट प्रेसिपिटेशन ही करते हैं। जब ये मैरीटाइम पोलर एयर मासेस मूव करेंगे, अब ये मैरीटाइम पोलर एयर मासेस यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? रॉकीज है। तो ये इस तरफ जाएंगे तो यहाँ माउंटेन रेंजेस इनको मिलेगी। तो क्या होगा? ये ओरोग्राफिक रेनफॉल जनरली मतलब कि करते हैं, और मॉडरेट रेनफॉल होती है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगी? मॉडरेट रेनफॉल हो जाएगी, और ओरोग्राफिक जो है मतलब मॉडरेट ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो इसके अंदर होती है। विंटर टाइम के जो मैरीटाइम ये अपने पोलर एयर मासेस होते हैं, ये कूल और मॉइस्ट होते हैं। जब ये वार्मर एरिया के ऊपर, अब ये जो एयर मास है जब ये मूव करेगा वार्मर सरफेस के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? इट गेट हीटेड फ्रॉम बिलो। और जब ये नीचे से ऐसा हीटेड हो जाएगा, तो इससे क्या, कौन से क्लाउड्स बनेंगे? क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। अगर हम समर टाइम मैरीटाइम पोलर की बात करें, तो समर टाइम जो जो मैरीटाइम पोलर है, उसमें कंपेयर टू विंटर टाइम के थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर होगा। समर टाइम है ना, तो ज्यादा मॉइस्चर होगा। और हमें पता है कि मतलब कि अगर हम बात करें जो मॉइस्चर की, तो अब इनके अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर होगा। और जब ये वार्म सरफेस के ऊपर मूव करेंगे, ये जैसे एयर मास है, ठीक है। अब अगर ये वार्मर सरफेस के ऊपर मूव किया है, सरफेस वार्म है, इसके ऊपर अगर ये मूव करता है, तो ये क्या करेगा? इट गेट हीटेड फ्रॉम बिलो, नीचे से हीटेड हो जाएगा। तो अब जो क्लाउड्स बनेंगे वो या तो बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और या फिर अगर ये कूल सरफेस के ऊपर मूव करता है, यही एयर मास है और ये सरफेस जो है वो कूल है, अगर इसके ऊपर मूव करता है तो कौन से क्लाउड्स बनेंगे? लो स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स, लो स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है, ये बनते हैं। अब बात करते हैं मैरीटाइम ट्रॉपिकल की। विंटर टाइम मैरीटाइम ट्रॉपिकल एंड समर टाइम मैरीटाइम ट्रॉपिकल। मैरीटाइम ट्रॉपिकल तो आप देख लो कौन सा रीजन है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आपका ये नॉर्थ सेंट्रल अटलांटिक हो गया, इस रीजन की। पैसिफिक के अंदर हम देखते हैं कि ये वाला रीजन है, वहां की बात हो गई। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात हो गई इसके अंदर। इनफैक्ट जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन है, यहाँ पे भी मैरीटाइम ट्रॉपिकल आपको एयर मासेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मैक्सिको का रीजन हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया मैरीटाइम ट्रॉपिकल पैसिफिक के अंदर। और यहाँ पे आ जाओ साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो है ये एयर मासेस सारे देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस, अब एक बात तो क्लियर है, मैरीटाइम है तो यानी कि इनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, और ट्रॉपिकल है तो यानी कि
ये जो एयर मासेस हैं ये वार्म भी होंगे। तो अब ये जो एयर मासेस है इसके अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा है और इसका जो मॉइस्चर है, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी इसके अंदर ज्यादा है। तो अब इस तरीके के जो एयर मासेस जो कि वार्म एंड मॉइस्ट है, ये मतलब जो एयर मासेस हैं, क्योंकि जो विंटर्स की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, तो विंटर्स में क्या होता है, ध्यान रखना कि जो ओशियन सरफेस होती है वो कंपेयर टू कॉन्टिनेंट के ज्यादा वार्म होती है। स्वाभाविक सी बात है, कॉन्टिनेंट्स जो है वो जल्दी मतलब कि अगर विंटर्स है तो वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, और उसके कंपैरिजन में जो ओशियन जो वाटर बॉडी है वो क्या होगी, देर से ठंडी होगी। तो ये कंपेयर टू कॉन्टिनेंट्स जो ओशियंस हैं वो वार्मर होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर और विंटर्स में। ठीक है। तो अब विंटर टाइम में क्या है कि ये जो एयर मासेस है वार्म मॉइस्ट है, और जो ओशियन सरफेस है वो क्या है, वो वार्मर है। तो अब जब ये मूव करेंगे ओवर कोल्डर सरफेस, अब ये इस तरीके के एयर मासेस जब एक कोल्ड सरफेस के ऊपर मूव करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इट गेट कूल फ्रॉम बिलो। कोल्डर सरफेस के ऊपर मूव करेंगे कूल फ्रॉम बिलो, और कौन से क्लाउड्स बनेंगे, स्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे। ठीक है, लो स्ट्रेटस क्लाउड, फॉगी कंडीशंस होंगी, और अगर इनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तब बन जाएंगे आपके निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो। समर टाइम मैरीटाइम के अंदर क्या होता है, अगर ये, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर और ज्यादा होता है, इफ दे गेट कूल्ड फ्रॉम बिलो, तब यहाँ पे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं। अगर नीचे कोल्ड सरफेस है तो, और अगर नीचे वार्म सरफेस है तो यहाँ पे बन जाएंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, सीबी क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल की अगर हम बात करें तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये जो आपको डेजर्ट का रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है। यहाँ पे भी आपका मोहावे सोनोरान डेजर्ट आ जाता है अमेरिका के अंदर, तो ये भी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। यानी कि इस ये जो एयर मास होता है ये आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हैं, सहारा हो गया, और आपका ये जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट हो गया, ये सारे जो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे आपको, इधर भी आपको ये मिलेगा। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल ये देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट हो गया, वहां पे मिल जाएगा। और ये हमने ऊपर जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स है वहां पे तो हमने देख ही लिया। ठीक है। इसके अंदर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल के अंदर कोई समर टाइम विंटर टाइम जैसी कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल हॉट एंड जो मतलब एरिड जो ड्राई एयर मासेस होते हैं, ये क्या होते हैं, हॉट एंड ड्राई एयर मासेस होते हैं। इस प्रकार के एयर मासेस जो है, अगर ये मैरीटाइम बेल्ट्स के ऊपर मूव करते हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर पिकअप कर लेते हैं और थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है। जैसा कि आपको मेडिटेरेनियन यूरोप के अंदर जो रेनफॉल देखने को मिलती है वो इस तरीके की ही रेनफॉल होती है। बट जनरली ये हॉट एंड ड्राई एयर मासेस हो। तो ये मेजर एयर मासेस हैं। उसके अलावा हमने देख लिया इस तरह का क्लासिफिकेशन वगैरह। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो लेक्चर से, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। आपके ये मतलब लिंक जो है इनके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धीर, और एक ये फेसबुक पेज है। आप इन दोनों पेजेस पे चाहें तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रंट करेंगे, ठीक है ना, एयर मासेस हो गया तो फ्रंट्स कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट्स करेंगे। ठीक है जी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।